Okay, so stop writing now. I'm going to explain these two questions. Basically दो questions के part थे, ठीक है? Just give me a minute. जल्दी आ जाओ, you are late. Okay. So भाई, I just gave you guys two questions on electromagnetic induction. और इसका ताल्लुक उन्हीं से है जो हमने कल लिखा भी था कॉपी में, याद है? नोट्स में लिखा था. बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ. और मैंने I told you guys these are very repeated questions asked. The chapter is difficult, but the questions are not so difficult. You get to write the same answer again and again, just a little bit of tweaking, modification. ठीक है? That this is the proof of that. Yeah, how questions are changed a little bit. So can we see this is a coil connected to an ammeter? Is there any battery source here? क्या कोई बैटरी लगी हुई है, सेल लगा हुआ है? नहीं. लेकिन फिर भी एमीटर लगा हुआ है, मतलब एग्जामिनर क्या करने वाला है? इधर कोई करंट प्रोड्यूस करवाने वाला है बगैर बैटरी के, और एमीटर की जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट होगी, शोइंग करंट इज इंड्यूस्ड. और हाउ डू वी इंड्यूस करंट? बाय यूजिंग अ मैग्नेट, बाय यूजिंग अ, एंड रिमेंबर वो जो हरकत में बरकत वाली स्टेटमेंट, मैग्नेट आएगा, नीडल डिफ्लेक्ट करेगा. मैग्नेट करीब रहेगा, नीडल डिफ्लेक्ट नहीं करेगा. मैग्नेट ले जाएंगे, फिर नीडल डिफ्लेक्ट करेगी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. रिमेंबर दैट. मैग्नेट फास्टर लेकर आओगे, नीडल ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा, शोइंग ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इंड्यूस हुआ है. मैग्नेट स्लो लेकर आओगे, नीडल कम डिफ्लेक्ट करेगा. और उसका रीजन फिर क्या बताया? ये तो 5 ऑब्जर्वेशंस हो गए. रीजनिंग भी हमने डिस्कस की थी. चेंज इन द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कट इन द कॉइल. फास्ट लेकर आओगे, फास्टर रेट ऑफ कटिंग द फील्ड लाइंस. याद है कि नहीं याद है? All these things will be asked, nothing else. इतना बेसिक प्रिंसिपल है कि 15 मिनट में कोई समझ सकता है और उसका इंडक्शन का आधा पार्ट हो जाता है. ठीक है? जो नेसेसरी क्वेश्चंस आने वो हो जाते हैं. सिर्फ 15 मिनट का लेक्चर. अब हम इसको अटेम्प्ट करते हैं. ठीक है, चलो. What is asked in the first part? Describe how a permanent magnet is used to produce. उसने लार्ज वाली वैल्यू को क्या किया, लार्ज वाले उसको क्या किया, बोल्ड किया, बिकॉज ही वांट्स टू एम्फसाइज कि लार्ज करंट प्रोड्यूस करने के लिए क्या करना है. हाउ डू वी प्रोड्यूस अ लार्ज करंट? सो डिस्क्राइब कैसे एक मैग्नेट इसमें लार्ज करंट प्रोड्यूस कर सकता है. और मैं आपको एक मशवरा दूं, पाकिस्तानी मशवरा, वो ये है, जब भी आप कोई क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो, एक दफा अमर, एक दफा अगला पार्ट को झांक के देख लिया करो, उसमें क्या पूछा हुआ है. पता है क्यों? Why am I saying this? Because I've seen a lot of students writing that answer in this part, जो कि अगले पार्ट में पूछा हुआ है वो भी डिटेल लिख देते हैं, और फिर वो कहते हैं यार अच्छा अगले पार्ट में पूछा हुआ है. सही है? तो एक दफा इसका अगला पार्ट भी देख लो, कहीं वो क्या क्या अगले पार्ट में पूछा, so that you don't write that thing over here. Okay? तो मैं आपको इसका अगला पार्ट भी दिखा देता हूं. अगले पार्ट में क्या पूछा है? Explain why a current is produced. तो इसका रीजन है वो फील्ड लाइंस का जो कट होने का बात हो रही थी ना, वो यहां लिखना है, वो पहले पार्ट में नहीं लिखना. क्यों करंट इंड्यूस होता है? उसका रीजन है देयर इज अ चेंज इन द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कटिंग द कॉइल. रिमेंबर? सो इसलिए ये पार्ट झांक के देखना है, सो दैट यू डोंट राइट द सेम स्टेटमेंट इन द फर्स्ट पार्ट आल्सो, सेकंड पार्ट आल्सो. मेक सेंस? तो रीजनिंग यहां देनी है, कैसे प्रोड्यूस होगा उसका प्रोसेस यहां बताना, ऑब्जर्वेशन यहां बतानी है, जो फैराडे की 5 ऑब्जर्वेशन में से ऑब्जर्वेशन यहां बतानी है, उसकी रीजनिंग अगले पार्ट में देनी. मेक सेंस? चलो अब मुझे बताओ कैसे मैग्नेट यूज करेंगे. सिंपल आंसर, जस्ट ब्रिंग अ परमानेंट मैग्नेट क्लोज टू द कॉइल. लेकिन इससे लार्ज वाला पॉइंट का आंसर नहीं होगा. तो क्या करें? लार्ज करंट इंड्यूस करना है तो क्या करें? ब्रिंग द परमानेंट मैग्नेट क्लोज टू द कॉइल एट अ फास्टर स्पीड. 2 मार्क्स. कितना आसान है. मैग्नेट लेकर आओ, 1 मार्क. फास्टर स्पीड पे लेकर इफ यू वांट लार्जर करंट. टर्न्स मैं नहीं चेंज कर सकता क्योंकि वो एग्जामिनर ने फिक्स कर दिया डायग्राम. आई कांट चेंज नंबर ऑफ टर्न्स राइट नाउ. आसान क्या है? मैग्नेट की स्पीड बढ़ा. समझ आ गया? 2 मार्क्स इसमें. नेक्स्ट पार्ट, बताओ ये करंट क्यों इंड्यूस हुआ. कितने मार्क्स का है ये भी 2 मार्क्स. करंट क्यों इंड्यूस हुआ, इसका रीजन क्या है? एज द, वो जो मैंने कल लिखवाया था, याद है मैंने कल लिखवाया था बल्ब ग्लो क्यों होता है. यहाँ पे भी वही बताना है, बल्ब ग्लो यानी करंट इंड्यूस क्यों होता है. तो इसका आंसर है एज द मैग्नेट इज ब्रॉट क्लोजर देयर इज अ चेंज इन द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कटिंग द कॉइल. ये कितने मार्क्स मिले? 1.
hence an EMF is induced too. तो बेटा हमेशा EMF का जरूर लिखा करो, करंट का डायरेक्टली मत लिखा करो. You should say hence an EMF is induced and thus the current is produced. क्योंकि एग्जामिनर हमेशा मार्किंग की में एक मार्क जो होता है वो किसका लिखता है, hence an EMF is induced. So this is so easy to score. Cutting the coil, hence an EMF is induced. Alright? अब मुझे बताओ ये चैप्टर का क्वेश्चन आसान है मुश्किल है? आसान है. अब आप यही पैटर्न नोटिस करना हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सवाल. ठीक, थोड़ा थोड़ा फर्क. चलो अगले क्वेश्चन पे चलो. Look at this question. Solenoid connected to an ammeter. Let's see how the question is a little different. कह रहा है explain what is observed. बताओ क्या ऑब्जर्व होता है ऑन दी एमीटर. एमीटर पे क्या ऑब्जर्व होगा. यहाँ पे बल्ब ग्लो मत लिख देना, यहाँ कहीं बल्ब नहीं लिखा हुआ. ठीक है, एमीटर. एमीटर पे क्या ऑब्जर्व होगा जब एक बच्चा क्या करेगा, नॉर्थ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट को स्लोली लेकर आएगा इनटू द राइट हैंड एंड ऑफ द सोलेनॉइड. मतलब राइट हैंड एंड कौन सा वाला है पता है? पहले तो मुझे ये बताओ, इज दिस द राइट हैंड और दैट इज द राइट हैंड? दैट. Examiner, whenever examiner talks about right or left, it is from our perspective, from the student's perspective, not from the examination sheet's perspective. समझ आई बात? ये कोई बॉलीवुड मूवी भी है, वो देखिए आपने, तेरा राइट या मेरा राइट, वो देखा नहीं? देखिए आप लोगों ने नहीं देखी होगी बॉलीवुड, आप हॉलीवुड वाले लोग हैं शायद. लेकिन बात ये है, पॉइंट ये है, whenever we describe right hand or left hand, it is from student's perspective. This is the right hand, this is the left hand. Will you remember this? ये है कंफ्यूजन बच्चों. सब बच्चे बोलते सर अगर एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से देखें तो राइट हैंड ये है ना, एग्जामिनर तो हमसे यूं मुखातिब है. समझ आ रही बात? So which one is the right hand? This one. So क्या कह रहे हैं, इमेजिन करो, कह रहे हैं अगर मैं एक नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट स्लोली इस कॉइल के करीब लेकर आऊं, स्लोली इस कॉइल के करीब लेकर आऊं, क्या हो गया? स्लोली इस कॉइल के, चलो इस कॉइल के करीब लेकर आओ तो क्या ऑब्जर्व होगा ऑन द एमीटर? तो मुझे बताओ क्या ऑब्जर्व होगा. नीडल डिफ्लेक्ट करेगा. अमल प्लीज फोन छोड़ दो. एमीटर नहीं, डोंट से डिफ्लेक्ट्स टू द राइट. हु टोल्ड यू इट विल डिफ्लेक्ट टू द राइट? मैंने तो ये नहीं बोला था, मेरा लेक्चर देख लेना. मैंने बोला किसी भी अगर राइट पे हो तो नेक्स्ट टाइम लेफ्ट पे होगा. मैंने यूं बोला. डोंट से डिफ्लेक्ट्स टू द राइट, यू जस्ट से डिफ्लेक्ट्स इन वन डायरेक्शन मोमेंटरीली. डिफ्लेक्ट्स इन वन डायरेक्शन, तो आप बोलेंगे द नीडल ऑफ द एमीटर डिफ्लेक्ट्स इन एनी वन डायरेक्शन momentarily. All right, this is what is observed when you bring a magnet slowly. If you would bring the magnet fastly, I know that's not a word, fastly, at a faster speed, the needle would deflect much greater deflection. Slowly, smaller deflection. You can say there is a smaller deflection of the ammeter needle just for a moment. Make sense? उसका रीजन क्या बताना है? क्या उसका रीजन बताना है? I don't think so. जरा अगला पार्ट देख लेते हैं. 3 मार्क का क्वेश्चन, इसका मतलब रीजन बताना है, रीजन बताना है, क्योंकि 3 मार्क का क्वेश्चन है भाई. और अगले पार्ट में रीजन भी नहीं पूछा. अगले पार्ट में अगली बात हो रही है, अगर मैग्नेट करीब लाके छोड़ दें तो क्या होगा. दैट्स व्हाई आई ऑलवेज आस्क यू गाइस टू रीड द नेक्स्ट पार्ट. एक दफा देख लो क्या पूछा गया. अगर यहाँ रीजन पूछा होता ना कि ऐसा क्यों हुआ है, तो फिर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कटिंग वाली बात नहीं करता. लेकिन अब मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कटिंग वाली बात क्या करनी पड़ेगी, मेंशन करनी पड़ेगी, बिकॉज इट्स फॉर 3 मार्क्स एंड दिस इज नॉट आस्क्ड इन द नेक्स्ट पार्ट. आई होप आई एम मेकिंग माय सेल्फ क्लियर. तो इसका आंसर सुनो क्या होगा 3 मार्क का. आप बोलोगे there is a deflection of the ammeter needle, there is a smaller deflection of the ammeter needle momentarily because there is a because the magnetic field lines cut the coil. Yeah, there is a change in the number of magnetic field lines cutting the coil, hence an EMF is induced. Hence an EMF is induced. Just write the whole. Make sense? Next part में क्या पूछा है? If we hold the bar magnet stationary in the solenoid,
Will there be any more change in the number of field lines? No. So you will say no deflection of the ammeter needle. If the ammeter needle stays at the 0 mark at the center, because no EMF is induced, as there is no change in the number of magnetic field lines cutting the coil. There is no further change. Make sense? Good. Last part. Now, if we withdraw this north pole, we brought it, now we are withdrawing it. But this time we are withdrawing quickly, taking it away quickly. First, there was an increase in the number of field lines. Now, there is a decrease in the number of field lines cutting the coil. But the rate of change is more. So, will there be a greater deflection in the needle? Yes. So, इसका answer है the needle deflects much more, more than before in the opposite direction momentarily. The needle deflects more in the opposite direction momentarily. और इसका reason क्या दोगे? Because there is a decrease in the number of field lines cutting the coil at a faster rate. Because there is a decrease in the number of field lines cutting the coil at a faster rate. I hope you have understood. ये भी 3 मार्क का था भाई. कितने मार्क का था? 3 मार्क्स का. That's how you're going to get 3 marks. So देखो यहाँ पे भी 3, वहां पे भी 3, 6 marks और एक 7. 7 मार्क का क्वेश्चन 15 मिनट के लेक्चर के ऊपर बेस्ड है. समझ रहे हो? और ये रिपीटेड पार्ट है. चलो, सो अब मैं इसको यहाँ पे एंड कर रहा हूँ पास्ट पेपर को. एंड नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन विद द लेक्चर दैट वी वर डूइंग. ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, लाइट ऑन. ओके, चलो. सो भाई हम लोग लास्ट टाइम ट्रांसफॉर्मर पढ़ रहे थे. याद है? बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर, जो कि इंडक्शन का ही पार्ट है. और मैं क्विकली आपसे पूछूंगा कि ये अगर okay, question to you, beta, which one is the primary coil here? Which one is the primary coil here? जी बताइए. Sorry, the one with the battery. Very good. Which one is? This one is the primary. मैं जानबूझ के सिर्फ राइट पे बनाई है. सही है? So this one is the primary coil. Primary coil वो होती है जिसके साथ इलेक्ट्रिसिटी की सोर्स लगी हुई हो, बैटरी पावर सप्लाई लगी हुई हो. सही. और ये कौन सी कॉइल होगी भाई? सेकेंडरी कॉइल. मेक सेंस? ओके, यहाँ पे लगा हुआ है एक स्विच, स्विच एस. इस वक्त स्विच ओपन है. इस वक्त स्विच ओपन है. प्राइमरी कॉइल में कोई करंट नहीं है. जैसे ही मैं स्विच को क्लोज करता हूं, इसमें करंट आता है. What is observed on the ammeter or the galvanometer here? बताएंगे? कौन बताएगा? अमर आप बताएंगे? बताएं. What is observed on the ammeter and why? There is एक सेकेंड जी, क्या कह रही हो आप? There is more current, or you can just say there is. अभी more or less को छोड़ दो. Will there what is observed? That's what I'm asking. There will be a deflection in the ammeter needle on the secondary coil. इसका मतलब current is induced, EMF is induced in the secondary coil. Why? जैसे स्विच क्लोज करेंगे, इसमें करंट कैसे पैदा हो गया? इसमें तो बैटरी नहीं लगी हुई. ये कल किया था जी अब्दुल रहमान. Where are the magnetic field lines coming from? From the primary coil. जैसे इस स्विच को क्लोज करूंगा, इस कॉइल में करंट गुजरेगा. करंट क्या पैदा करेगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइन. सही कह रहा हूं? बिकॉज करंट इंड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड लाइन. तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होंगी. वो जाके किसको कट करेंगी? सेकेंडरी कॉइल को. किसको कट करेंगी? तो ये देखो, ये कुछ इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होंगी, लाइक दिस.
ये किसको कट करेंगी? सेकेंडरी कॉइल को कट करेंगे। पहले इसमें कितनी फील्ड लाइंस कट कर रही थी? 0। अब कितनी फील्ड लाइंस कट कर रही है? 1। So there is a change in the number of magnetic field lines cutting the coil, hence an EMF is induced in the secondary coil shown by the deflection of the ammeter. But if the switch stays closed, there is still one field line. How many field lines are still cutting the secondary coil? 1. Is there any further change? Will the ammeter needle stay deflected or come back to 0? Come back to 0. Now if I open the switch, Kulsum, I have opened the switch of the primary coil. Will these magnetic field lines stay or will they disappear? They'll disappear. So how many field lines will now be cutting the secondary coil? 0. How many field lines will now be cutting the secondary coil? 0. Because no current, no magnetic field lines. So will there be a deflection again? Yes. In the opposite direction. पहले हुआ था अगर पहले नीडल राइट पे डिफ्लेक्ट हुई थी तो अब लेफ्ट पे होगी, पहले लेफ्ट पे हुई थी तो अब, बट यू कांट टेल कब राइट पे हुई कब लेफ्ट, एग्जामिनर बताएगा। मेक सेंस? सो यहाँ पे एमीटर नीडल डिफ्लेक्ट हुई, यहाँ पे हुई, क्या यहाँ पे एमीटर नीडल डिफ्लेक्ट हुई थी? नहीं। तो अगर आप चाहते हो कि ये नीडल डिफ्लेक्ट करती रहे, यहाँ पे करंट कंटिन्यूस बना रहे, ये बल्ब हो तो बल्ब ग्लो करा रहे, तो स्विच को क्या करना पड़ता रहेगा? ऑन ऑफ, या फिर रिप्लेस इट विद AC, ऑल्टरनेटिंग करंट, बिकॉज वो खुद ऑन ऑफ होता रहता है। वो डिपेंड करता है उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर। अगर 2 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है तो 1 सेकंड में 2 दफा ऑन ऑफ होता है। मेक सेंस? अब मुझे बताओ, इससे एक फायदा समझ में आया तो कुलसुम, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ AC ओवर DC? लास्ट पार्ट कल के लेक्चर के एंड में मैंने ये डिस्कस किया था। व्हाट इज द, इसका मतलब AC ट्रांसफार्मर में यूज हो सकता है, DC ट्रांसफार्मर में यूज, तो कौन ज्यादा फायदेमंद हुआ? AC। बिकॉज अच्छा, और ये स्टूपिड हरकत जो बाहर स्टूपिड हरकत लग रही है, मैंने बताया था इट्स नॉट सो स्टूपिड। क्यों स्टूपिड लगती है? सर यहाँ पे करंट देके फील्ड लाइंस बनाई, फील्ड लाइंस ने इसको कट किया तो यहाँ पे करंट मिल गया। अगर आपको यहाँ बल्ब ग्लो करना था तो ये वाली बैटरी सीधा यहाँ लगा देते चुपचाप। तो ऐसा क्यों किया? Why did we do such a long process? Giving current, getting magnetic field lines, those magnetic field lines giving us current again. Why did we do this? Talal, were you there in yesterday's class? No. Okay. Who knows the answer? Do you know the answer? Why? Why did we do this? We gave current here to get current back here. और in the middle magnetic field lines का सहारा लिया। तो डायरेक्टली क्यों नहीं चला लिया था? यहाँ पे बल्ब चला लेते। What was the reason? बंद करें। जी, जी, वेरी गुड। इसका रीजन ये था के इलेक्ट्रिक से आ रहे हैं हाउ मेनी वोल्ट्स? 220। बट मेरे मोबाइल फोन को 220 नहीं चाहिए, उसको 22 चाहिए, 10 टाइम्स लेट से कम चाहिए। तो उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए व्हाई डू वी डू दिस? बिकॉज इसका नाम ही ट्रांसफॉर्मर है। इट ट्रांसफॉर्म्स वोल्टेज एंड करंट्स अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द अप्लायंस। और वो कैसे ट्रांसफॉर्म करता है? हमने फैक्टर्स पढ़े थे जिसके ऊपर EMF इंड्यूस डिपेंड करता है। उसमें वन ऑफ द फैक्टर वाज नंबर ऑफ टर्न्स। अब मुझे बताओ, यहाँ पे टर्न्स कम है, सेकेंडरी कॉइल पे टर्न्स ज्यादा है। अब्दुल रहमान, कहाँ पे टर्न्स ज्यादा है? सेकेंडरी पे टर्न्स। So if the number of turns on secondary coil is greater than the number of turns on the primary coil, इसका मतलब होगा the voltage induced, the EMF induced on the secondary coil will also be greater than the voltage provided on the primary coil. P means primary, S means secondary. जितने टाइम्स नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे, अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स 10 टाइम्स करोगे तो वोल्टेज भी कितने ऐसे जा रहा है, सॉरी। If the number of turns are 10 times more on the secondary coil, then the voltage produced or induced on the secondary coil will also be 10 times more and vice versa. यानी कि कितना आसान तरीका है, अगर मेरे पास लेट से यहाँ पे है 50 वोल्ट्स, प्लीज गौर से सुनना, 50 वोल्ट्स। अब ये देखो इसका फॉर्मूला भी है, बट स्टूडेंट्स बगैर फॉर्मूला के भी कर सकते हैं। यू कैन डू इट विदाउट द फॉर्मूला। I'll tell you the formula also, but just see once. 50 volts, यहाँ पे टर्न्स पता है कितने हैं? 3 टर्न्स। प्राइमरी कॉइल पे कितने टर्न्स हैं?
3 और यहाँ पे पता है कितने टर्न्स है? लेट्स सपोज 30 टर्न्स. आई नो नजर कम आ रहे हैं बट आई एम जस्ट सेइंग there are 3 turns here, 30 turns. How many times are the number of turns more on the secondary coil? 10 times, which means the voltage induced on the secondary coil will also be how much? 10 times more. What is 10 times of 50? 500 volts. यहाँ तक बात clear है? So what is this type of transformer called? Step up or step down? Step up transformer, because we are upping the voltage on the secondary coil. This is called upping. Yes, this is the output. ये output, अगर आप output पे voltage बढ़ा रहे हो, number of turns ज्यादा रख रहे हो, सही है, तो you call this a step up transformer. अब मैं एक बहुत ही हैरत अंगेज बात बताने वाला हूँ आपको, कुछ यानी you will be annoyed also, you will be angry also कि sir why are you just twisting the concepts now, सही है, लेकिन उससे पहले कुछ आसान बातें कर लेते हैं. देन आई विल टेल यू द माइंड रैकिंग स्टेटमेंट, ठीक है, और वो स्टेटमेंट आने वाली है इसलिए, लेकिन उससे पहले आसान बातें कर लेते हैं. वो आसान बात ये है कि इफ यू वांट, कैन यू सी यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनी थी, कैन यू सी दैट? बनी तो 2 थी, एक राइट साइड पे एक लेफ्ट साइड, लेकिन इसको कट कितनी की? क्या ये वाली कट की थी जाके? नहीं, ये तो स्प्रेड हो गई ना राइट साइड. मैं ऐसा क्या करूं? यू नो द आंसर फ्रॉम प्रीवियस बातें. मैं ऐसा क्या करूं दैट आई वांट ऑल ऑफ द फील्ड लाइंस टू नॉट बी वेस्टेड. आई वांट ऑल ऑफ द फील्ड लाइंस टू गेट टू हिट द सेकेंडरी कॉइल. कैन यू सी दिस फील्ड लाइन इज बीइंग वेस्टेड, इट्स नॉट कटिंग द सेकेंड. कैन यू सी दैट? ये सेकेंडरी कॉइल को कट कर रही है या नहीं कर रही? मैंने कल एक बात बताई थी जिसमें ये इसका आंसर था. जी वेरी गुड, यूज आयरन, बिकॉज आयरन क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अट्रैक्ट करता है. आयरन क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को. सो शी सेड इट राइटली, वेरी राइटली, दैट सर यूज आयरन बिकॉज आयरन विल डू व्हाट? Iron will not let this magnetic field line go to waste. It will attract all of the magnetic field lines and make them concentrated over here only. तो वो मैं दिखा दूं, वो दिखा दूं. So that's why we use an iron to connect, to bridge primary coil and secondary coil. तो वो कैसे करते हैं वो देख लो. तो ये ज्यादा बेहतर ट्रांसफार्मर बन जाएगा, ज्यादा मोर एफिशिएंट ट्रांसफार्मर बन जाएगा. बिकॉज कैन यू सी फील्ड लाइंस बीइंग वेस्टेड? यस, इट्स नॉट वेरी एफिशिएंट. सो इफ यू वांट ऑलमोस्ट 100% एफिशिएंट ट्रांसफार्मर, दिस इज व्हाट वी डू. प्लीज गौर से देखो, दिस इज दैट आयरन कोर. इट कुड बी रेक्टेंगुलर शेप्ड. दिस इज कॉल्ड आयरन कोर. व्हाट इज दिस कॉल्ड? आयरन कोर. अब इसके ऊपर भी बड़ी इंजीनियरिंग लगती है. इसको स्लाइसेस में रखते हैं. पहले ये A2 फिजिक्स का पार्ट था आज से 2 साल पहले, अब वहां से भी हट गया है. बहुत आसान लेकिन हट गया अनफॉर्चुनेटली. A2 फिजिक्स में ट्रांसफार्मर सिलेबस का पार्ट था और उसमें हम और पढ़ते थे कि आयरन कोर कैसी होनी चाहिए, स्लाइस्ड होनी चाहिए, इसका रीजन वगैरह, ठीक है. अच्छा, जब कोई आयरन ना हो तो पता है इसको क्या बोलते हैं? ये आपको नाम शायद ओ लेवल में नहीं सुनने में आएगा, एयर कोर्ड ट्रांसफार्मर. इसमें जब आयरन नहीं है तो कोर का काम कौन कर रहा है? बीच में कौन है? एयर. यहाँ पे दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है? यहाँ पे एयर कनेक्ट कर रही थी, यहाँ पे कौन कनेक्ट कर रहा है? आयरन. सो दिस इज कॉल्ड आयरन कोर ट्रांसफार्मर, ठीक है. लेकिन ओ लेवल्स में ऐसा शायद नाम आपको सुनने को नहीं भी मिले, ठीक है. सो ये हमेशा ट्रांसफार्मर किस पे वर्क करता है? एसी पे. सो आई हैव ड्रॉन इन एसी. ओके, ठीक है. शॉर्ट सर्किट से बचना है तो चलो ये लगा लेते हैं. वी डोंट वांट शॉर्ट सर्किट, सो सम रेजिस्टेंस. This is iron, soft iron. You should always use the word soft iron, okay? और ये आ गया secondary coil. यार ये केमिस्ट्री तो मुझे नहीं पता, लेकिन as far as I know, all metals are soft. If it's a pure metal, malleable and ductility पता है ना, आपको पढ़ा है कि? If मुझे याद है from my O levels, my teacher said, देखो कुछ statements होती हैं जो याद रह जाती. So he said कि आपके घरों में जो बैंगल्स हैं, चूड़ियां हैं सोने की, वो सब प्योर गोल्ड कोई भी नहीं. तो वो स्टेटमेंट शॉकिंग स्टेटमेंट था ना, याद रह गया. उसका रीजन क्या था?
मैंने बोला अगर ये प्योर गोल्ड होता तो इतना सॉफ्ट होता कि जो चूड़ी है अगर आप उसको अम्मा की चूड़ी को पकड़ के ऐसे करो तो वो दब तो नहीं जाती ना, इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी ऐड की है सो दैट इट रिटेन्स द शेप. सो ये बात मेरे दिमाग में रह गई. सही, बिकॉज इट रिटेन्स द शेप, दैट्स व्हाई इम्प्योरिटी हैज बीन एडेड. इफ इट वर अ प्योर मेटल गोल्ड तो यूं करते ना तो वो सॉफ्ट होता है. This is what my chemistry says, okay? And I got decent grade in my chemistry. A star. I got, उस जमाने में हमारे परसेंटेज भी आती थी. I got 94%, the highest ग्रेड मेरे बाकी सब्जेक्ट्स. पढ़ा रहा मैं फिजिक्स हूँ लेकिन मेरी केमिस्ट्री में हाईएस्ट है. फिजिक्स में 92 थे. ठीक. Okay, so you can now rely on me. Don't worry, you can trust. मैं जो पढ़ा रहा हूँ सही होगा. ठीक है. अच्छा, तो मैं यहाँ क्या लगा रहा था, मैं यहाँ एक बल्ब भी लगा सकता हूँ और एक एमीटर भी लगा सकता हूँ. चलो, सो ये आयरन क्या करेगा, एग्जामिनर कभी कभार बोलते हैं फील्ड लाइंस ड्रॉ करके दिखाओ. क्या करो, फील्ड लाइंस. तो देखो जब एयर थी तो मैंने फील्ड लाइंस कैसी शेप की बनाई थी, बटरफ्लाई शेप, लाइक दिस, ऐसे, ये बटरफ्लाई शेप. लेकिन जब आयरन कोर लग गया है, none of the magnetic field line will escape. None of the magnetic field line will escape. They'll all stay concentrated like this. मैं ड्रॉ कर रहा हूं, गौर से देखो. अगर एग्जामिनर ड्रॉ करने को दे दे, this is how you do it. Can you see? None of the field line is going away. अच्छा, ये रेक्टेंगुलर शेप होना जरूरी नहीं है. You will see questions जिसमें ये आयरन कोर जो है ना इस तरह की सर्कुलर, रिंग शेप, ऐसे भी हो सकता है. ओके, क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? दिस इज ऑल्सो अ ट्रांसफॉर्मर. क्या ये समझ में आ रही है? अलग अलग शेप्स हैं. इसमें कैसी होंगी फील्ड लाइंस? They will not escape. Why can't they escape? Because iron eats magnetic field lines. It likes magnetic field lines. Does not let it go away. पहले एक कॉन्सेप्ट था उसमें हमारे ओ लेवल फिजिक्स में, इसको कहते थे मैग्नेटिक शील्डिंग या मैग्नेटिक स्क्रीनिंग. उसमें भी हम आयरन यूज करते थे ताकि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को जाने ना दे, अपने अंदर से गुजार. खैर अब वो कॉन्सेप्ट सिलेबस का पार्ट नहीं. ओके, सो आई होप यहां तक बातें समझ में आई. कितना टाइम हो गया? We have time. We can take a little break also. Do you want a break? 2 minutes break. Let's take a 2 minutes break because इसके बाद जो मैं आपको स्टेटमेंट बताने लगा हूं, you will be really angry with physics. So for that you need a 2 minutes break. Okay. So basically ट्रांसफार्मर का पर्पस था to either increase voltage or decrease voltage, and it can only work for an alternating current supply. अगर हमारे घरों में डायरेक्ट करंट सप्लाई आ रही होगी तो हम ट्रांसफार्मर यूज नहीं कर सकते. इट कैन ओनली वर्क फॉर ऑल्टरनेटिंग करंट्स. ठीक हो गया. नाउ मैं आपको प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी का एक फॉर्मूला याद कराना चाहता हूं. प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी का एक फॉर्मूला याद कराना चाहता हूं क्योंकि वही कॉन्सेप्ट है जिससे आपका भी जो है ना थोड़ा सा दिमाग खराब होने वाला है. और वो फॉर्मूला ये है, पावर. व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर पावर? एनीबॉडी रिमेंबर्स? पावर एक तो वर्क अपॉन टाइम. करंट एंड वोल्टेज की फॉर्म में क्या था? पावर इक्वल्स टू करंट मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज. डू यू गाइस रिमेंबर दिस? पावर इक्वल्स टू करंट मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज. और पहले चैप्टर जब हम पढ़ रहे थे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, तो मैंने आपको एक बात बताई थी. अगर कोई फॉर्मूला लिखा हुआ है A into B equals to C upon D, and if you want to make a relationship, comparison between two things, all other things must be constant. All other things must be, for example, if I say B and D are constants, these values are not changing, they are fixed values. So if I increase C, what will happen to A? A will also increase because A and C are directly proportional. याद है कि नहीं? अच्छा मुझे बताओ, अगर B और C कांस्टेंट है तो A और D कैसे प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि एक लेफ्ट साइड पे है, एक राइट साइड पे है, और एक न्यूमरेटर में है, दूसरा डिनोमिनेटर. क्वेश्चन: if C and D are constants, what is the relationship between A and B? Please don't be wrong this time. If C and D are constants,
How are A and B related? Directly proportional or inversely proportional? Inversely proportional. You know why? Because you had to take one on the other side of the equal to. इक्वल टू मार्क के एक राइट पे होना चाहिए, एक लेफ्ट पे, तो आप रिलेशनशिप बना सकते हो. तो अगर ये दोनों कांस्टेंट है तो मैं बी को वहां ले जाऊंगा, या मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. नाउ इफ दीज टू आर कांस्टेंट्स, एक न्यूमरेटर में है दूसरा डिनोमिनेटर, इक्वल टू के ऑपोजिट साइड पे ले जाना मत भूला करो. सो हाउ आर दे रिलेटेड? इनवर्सली प्रोपोर्शनल. मेक सेंस? अब यही बात यहां अप्लाई करो, प्लीज गौर से सुनो. आपको पता है जब मैंने ट्रांसफॉर्मर पढ़ा था तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन हर वक्त रहता था, और वो क्वेश्चन ये था कि अगर वोल्टेज को बढ़ाना और कम करना इतना आसान है, अगर मेरे घर में 220 वोल्ट्स आ रहे हैं एंड आई वांट मोर वोल्टेज, तो बहुत आसान है, पावर प्लांट लगाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ क्या लगा लो, ट्रांसफॉर्मर लगा लो, एक कॉइल रखो, एक और कॉइल ले लो, उसके टर्न्स बढ़ा लो, यू विल गेट मोर वोल्टेज. तो व्हाई इज देयर अ नीड ऑफ मेकिंग पावर प्लांट्स, इंस्टॉलिंग पावर प्लांट्स? तो उसका मुझे आंसर ये मिला कि ट्रांसफॉर्मर में जब हम वोल्टेज बढ़ाते हैं, प्लीज गौर से सुनना, the power does not increase, power remains constant. What does that mean? प्लीज यहां पे वापस से देखो, ये मैं ट्रांसफॉर्मर बना रहा हूं और ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है, और अब आप जो है ना गौर से सुनना ये मेरी बात, ये सेकेंडरी कॉइल है, इसमें बैटरी नहीं, बल्ब लगा हुआ है, ये प्राइमरी कॉइल है, इसमें बैटरी लगी हुई है. सवाल ये है कि जैसे ही मैं इसमें करंट देता हूं, आई गेट मोर वोल्टेज है. डू यू गाइस एग्री? यहाँ पे वोल्टेज ज्यादा होगा, वोल्टेज ऑन द सेकेंडरी विल बी मोर एज कंपेयर टू द प्राइमरी. ठीक है? तो लेकिन यहाँ पे जो लेट्स से यहाँ पे प्राइमरी पे वोल्टेज है 10 वोल्ट्स, करंट है, करंट पता है कितना है, 2 एम्पियर्स. प्लीज गौर से सुनो, ये गौर से सुनने वाली बात है. कैन यू गाइस टेल मी व्हाट विल बी द पावर एट द प्राइमरी कॉइल? What will be the power at the primary coil? 10 into 2, 20 watts. Because what is the formula for power? Current into voltage. यहाँ समझ आ रही बात कि नहीं? सुन तो लो, वही तो मैं बता रहा हूँ, So what is the power at the primary coil? 20 watts. Why? Because the formula for power is current into voltage. Now the principle stands the same. आप पावर पता है कहां से निकला? अब्दुल रहमान, एनर्जी से निकला. कहां से निकला है? Because power is basically energy upon time. So you cannot increase the amount of energy that you have created. Law of conservation of energy के हिसाब से क्या आप एनर्जी बढ़ा या कम कर सकते हो? नहीं. तो जितनी आपने इलेक्ट्रिकल पावर यहाँ प्रोड्यूस की है, जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ प्रोड्यूस की है, इट कैन नॉट इंक्रीज और डिक्रीज, वो सेम रहेगी. तो इसका क्या मतलब है? प्लीज गौर से सुनना. कैन यू गाइस टेल मी, अगर नंबर ऑफ टर्न्स में 10 टाइम्स का फर्क है, कितने टाइम या 2 टाइम्स का फर्क, यहाँ पे टर्न्स है लेट्स से 3 टर्न्स, यहाँ पे है 6 टर्न्स, कितने टाइम्स का फर्क हुआ? 2 टाइम्स. तो वोल्टेज भी ट्वाइस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कितना हो जाएगा? यहाँ पे 10 वोल्ट था, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 20 वोल्ट. मेक सेंस? लेकिन मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, द पावर विल रिमेन द सेम. व्हाट इज द पावर? व्हाट डू यू नोटिस? व्हाट हैपेंस टू द करंट? Current decreases. What was that shocking statement that I was about to tell you? Transformer is the only place where what happens? If you increase the voltage, the current decreases. If you increase voltage, the current decreases. See, voltage has been doubled, but you know what happens to current? Current has gotten half. 2 एम्पेयर से कितना हो गया है? 1 एम्पेयर. अब जरा लगाओ फॉर्मूला पावर का फॉर्मूला लगाओ, करंट इनटू वोल्टेज, 1 multiplied by 20, the power remains the same. और यही बात यहां से भी समझो. If power is constant, I and V का रिलेशनशिप क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो ये चेक करो, पावर अपॉन करंट इक्वल्स टू वोल्टेज. सेम फॉर्मूला है कि नहीं? If I take current over there, if I take current on the other side, डिनोमिनेटर में चला जाएगा. पावर इज कांस्टेंट, तो I और V कैसे रिलेटेड है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल.
अब आप बोलेंगे सर अभी तक तो आप ये पढ़ाते आए थे, क्या पढ़ाते आए थे? करंट और वोल्टेज क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ज्यादातर डायरेक्टली नहीं तो फिक्स रेजिस्टर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बाकियों में वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ता है। तो उसका रीजन सुनो, उसका रीजन ये था V इज इक्वल्स टू आई आर। अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगी तो वोल्टेज और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन उसकी शर्त ये है कि वोल्टेज और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब होंगे अगर पावर भी बढ़ रही हो। मगर अगर पावर कांस्टेंट हो, इफ द पावर इज कांस्टेंट, करंट एंड वोल्टेज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो अभी मैं आपके दिमागों के लिए एक बात कहता हूं, सुनो, with time you will understand this, but for now just know one thing. What is that one thing? पूरा सिलेबस एक तरफ, ट्रांसफार्मर एक तरफ। ट्रांसफार्मर के कॉन्सेप्ट में क्योंकि पावर कांस्टेंट रहती है, वोल्टेज एंड करंट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। विल यू रिमेंबर दिस पॉइंट व्हेन यू कम इन माय नेक्स्ट क्लास? विल यू हैव दिस इन योर हेड? क्या बात होनी चाहिए दिमाग में? ट्रांसफार्मर में वोल्टेज अगर बढ़ता है तो करंट कम होता है, वोल्टेज अगर डबल होता है तो करंट हाफ होता है, वोल्टेज अगर 3 टाइम्स होता है तो करंट 1/3 हो जाता है, और इसका ऑपोजिट, वोल्टेज हाफ होगा तो करंट डबल हो जाएगा। उसका रीजन अगर एग्जाम में पूछता है एग्जाम में, तो उसका आंसर क्या है? उसका आंसर है क्योंकि पावर क्या रहती है? पावर क्या रहती है? कांस्टेंट। बिकॉज पावर कांस्टेंट है, इस वजह से इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी को क्या होना पड़ेगा? कम होना पड़ेगा। विल यू रिमेंबर दिस पॉइंट? यही बात याद रहेगी, क्योंकि पावर कांस्टेंट रहती है। तो ये क्वेश्चन ये लिख लो, जल्दी से लिख लो, ये बात लिख लो। Explain why in a step-up transformer. Explain why in a step-up transformer the voltage increases but the current decreases. The voltage increases but the current decreases. अब इसका 2 मार्क का आंसर मैं आपको लिखवा रहा हूं, ठीक है? लिखो, आंसर लिखो जल्दी से। In a step-up transformer, in a step-up transformer, there are more turns on the secondary coil. In a step-up transformer, there are more turns, more number of turns of the coil in the secondary coil. There are more number of turns in the secondary coil as compared to the primary coil. As compared to the primary coil. मैं repeat कर रहा हूँ. In a step-up transformer, there are more number of turns in the secondary coil. There are more number of turns in the secondary coil as compared to the primary coil. वरना बनाना नहीं. नहीं. There are more number of turns in the secondary coil as compared to the primary coil. Hence, more EMF is induced on the secondary coil. Hence, more EMF is induced on the secondary coil. ये तो हो गया एक पॉइंट कि वोल्टेज क्यों ज्यादा होती है। अब करंट क्यों कम होता है, उसका रीजन कहां पर किस तरह देना है? पावर का जिक्र करके, पावर का मेंशन करके। तो फुल स्टॉप के बाद लिखो, since the power remains constant, since the power remains constant, can you see this formula? Can you see this formula? Since power remains constant, current and voltage आपस में कैसे हैं? Inversely proportional. Since power remains constant, comma, current and voltage are inversely proportional. Since power remains constant, current and voltage are inversely proportional. Therefore, the current decreases.
इसका मैथमेटिकल आंसर है, दिस इज द मैथमेटिकल आंसर ऑफ द क्वेश्चन कि वोल्टेज तो बढ़ता है लेकिन करंट कम होता है। तो उसका आंसर क्या है, वोल्टेज सर इसलिए बढ़ता है क्योंकि नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है तो वोल्टेज ज्यादा बनेगा, क्योंकि हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग पढ़ा था ईएमएफ इंड्यूस्ड। So one of the factors जिससे ज्यादा EMF बनता है वो था number of turns. So more turns, hence more EMF, more voltage, and more voltage, so less current because in a transformer power remains constant. और वो हम 100% efficient transformer की बात कर रहे हैं, हमारे सिलेबस में 100% efficient transformer ही आता है O levels में. Is it clear or not clear? So this was a shocking statement that I was about to tell you, that this is the only place where if you increase voltage, current decreases. If you decrease voltage, current increases. Okay? Rest of the places, this won't happen. Understood? So I'll see you in the next